हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को कर रहे थे, जिसमें एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 20 क्वेश्चन है ना। आज हम लोग जो है उसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वीडियो और सेकंड वाला पार्ट कहने का मतलब है सेक्शन बी वाला पार्ट हम लोग करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चंस तो हम लोग का जो बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर इसको हम लोग एग्जाम से पहले क्यों देखें। तो बच्चे ये सिर्फ आपका जो है पेपर का लेवल जो हम लोग चेक करने के लिए इसको कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारा बोर्ड पे पूछा जाता है ना। ताकि हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे चैप्टर वाइज और उसका तैयारी हम लोग करके जाएंगे, ताकि बेहतर हमको समझ में आ जाए कि पेपर हमें कैसे तैयारी करना है ना। तो चलिए सेक्शन बी वाला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो बच्चे ये समझ लो कि आपका चैप्टर वाइज पेपर जो है आपको सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को करने हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम है आपका। 10 मार्च को आपका पेपर है मैथ का, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो उन बच्चों के लिए जो पूरा सालों भर अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे जो है कम जो है समय दे पाए हैं और क्वेश्चंस जो है उसने काफी कम किया है, तो बच्चे अब बचा हुआ समय पर आपको इतना ही करना है कि कुछ जो बोर्ड का पेपर हमारा पूछा जाता है और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको आप मैच करो, देखो कितने क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है। इसीलिए ये पेपर आपको करवाया जा रहा है कि आप देख लो किस लेवल का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, और आपको जो है तैयारी उसी अनुसार करना है ना। पेपर खराब नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, बोर्ड पे अच्छा नंबर आ जाए उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बी वाला पार्ट है जो कि आपको शायद पेपर अच्छा से दिख नहीं रहा हो, तो फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार आपको समझा दें क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। ये है क्वेश्चन, आपके पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन जो है इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहला इक्वेशन जो आपके पास वो है 7x माइनस 2y। ठीक है, पेपर तो हमें भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, फिर भी चलिए 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा है ना, दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप जो है इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसको वेरीफाई भी करना है ना, वेरीफाई योर आंसर। तो जैसा कि बच्चे सॉल्व करने का मतलब है कि आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक बार आप जो है इसको चेक कर लो। ऐसे तो क्वेश्चन में ही बोला है कि सॉल्व करना है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। फिर भी आपको याद दिला दे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम इसे क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो गिवन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके एक हमें x के लिए और एक y के लिए हमें सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 7/8 इक्वल टू नॉट माइनस 2/7, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व का वेरियस मेथड, आपको कोई भी मेथड यहाँ मेंशन नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, है ना, क्योंकि बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिस आप लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करते हो, या आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। तो हमें इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं और एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो या तो आपको x वाला टर्म बराबर करना है या तो y वाला टर्म बराबर करना है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर, देखिए यहां पर सेकेंड वाला टर्म एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो y वाला टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, साथ ही साथ इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 7 से देखो, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 x हो गया, माइनस 7 इंटू 2 14 y हुआ, इक्वल टू 7 इंटू 5 कितना आ गया, 35। तो ये पहले वाले इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
बच्चे इसमें हम लोग 7 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अब कोई भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म जो है आपका इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। सेकेंड हम लोग जो है 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस का हमारा आ जाएगा 14, ठीक है, 14y और 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले से ही इक्वेशन में नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। माइनस का 14y प्लस का 14y कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब ऐड होगा इन दोनों में, तो ये हो गया 9 और 6, 15 कैरी 1, 5 और 1 कैरी 6, है ना, 65x आ गया। साथ ही साथ इक्वल की उस साइड अगर हम लोग चले तो 30 और 35 कितना हो गया 65। तो आप देख सकते हो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो देयरफॉर x का वैल्यू जो हमारे पास आएगा 65 डिवाइड बाई 65, और ये कैंसिल होके हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके अब y का वैल्यू निकाल लो, है ना। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 हमारा क्या है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, है ना। 1 पुट कर लेते हैं हम लोग x के जगह, तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, तो ये हो गया 7 माइनस 2y इक्वल टू 5। तो 2y को उस साइड अगर हम लोग लेके चलते हैं इक्वल के उस साइड, तो ये हो गया 7 प्लस 5 इक्वल टू 2y, यानी 12 इक्वल टू 2y। यहां से y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 12/2, कैंसिल हो गया, y का वैल्यू हमारे पास आ गया 6, है ना। तो x और y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू हमारे पास पहले से 1 था और y का वैल्यू कैलकुलेट कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, है ना। तो ये हमारा x और y क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। अब हमें बोल रहा है वेरीफाई योर आंसर। तो वेरीफाई करने का मतलब है कि आप x y को इक्वेशन में पुट करके LHS में पुट कीजिए, वो RHS आपका आना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, वेरीफाई कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था 7x, LHS वाला पार्ट अगर हम लोग ले ले फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था 7x माइनस का 2y इक्वल टू 5। तो इसका LHS पार्ट आप देख लो, तो LHS पार्ट 7, x का वैल्यू कितना 1 है, 2 का 2, y का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं 6 लाए हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 7 माइनस 12, है ना, 7 माइनस 12। यहां कुछ मिस्टेक है क्या, जैसा कि यहां पर हो गया नेगेटिव था, x का वैल्यू पुट कर दिए 2y 12, और यहां पर मिस्टेक है भाई, यहां मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहां नेगेटिव में आंसर जा रहा ना। तो यहां क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए 5 इस साइड आने से ये नेगेटिव होता ना, पॉजिटिव में आ गया है। तो y का वैल्यू आई थिंक यहां पर गलत आ रहा है। चलिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया है यहां पर, देखिए 7 माइनस का 5 इक्वल टू 2y, है ना। तो यहां से भी 2 आया इक्वल टू 2y, तो y का वैल्यू यहां पर 2/2 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 1, आया ना। यानी x का वैल्यू हमारे पास है 1 और y का भी वैल्यू आ गया 1। ये दोनों हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया ना, ये सॉल्यूशन हो गया। तो यहां से हम लोग इरेज करना होगा, y का जो वैल्यू है वो भी था 1 हमारे पास, ठीक ना। तो यहां से कैंसिल करो, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो ये RHS पार्ट आ गया। ऐसा आपको जो है बस सॉल्यूशन ही करना था, लेकिन यहां पर बोला है एंड वेरीफाई योर आंसर, तो आप वेरीफाई भी करोगे। तो वेरीफाई के लिए हमारा इक्वेशन 1 वेरीफाई हो गया, सिमिलरली इक्वेशन 2 भी आप वेरीफाई कर ले, है ना। इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए सेम हम लोग वर्क करेंगे। चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 मिनट।
चलिए इक्वेशन 2 क्या था? फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा था 8x प्लस का 7y इक्वल टू 15। तो 8x के जगह पर LHS पार्ट अगर देखा जाए तो LHS पार्ट हमारा क्या है? 8x प्लस 7y है ना। तो 8 का 8, x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1। तो ये हो गया 8 प्लस 7 दैट इज 15। तो ये भी हो गया RHS। यानी दोनों इक्वेशन हमारा क्या हुआ? वेरीफाई हो गया ना, जो भी हमारा सॉल्यूशन आया था x और y। तो इस प्रकार जो हमने डिटेल से आपको लिख दिया है, अगर आप एग्जाम के पेपर में इतना डिटेल से लिखोगे तो नंबर आपका जो है पूरा पूरी ही आने वाला है ना, कुछ कटने वाला नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा जो है ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सारे ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन बी वाला पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या है? इसमें बोल रहा है इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, a card is drawn at random, find the probability that the drawn card is queen of heart if the lost card is a black card। तो आपको जैसा कि ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बंच होता है कार्ड का, पूरा पैक ऑफ कार्ड, वो टोटल कार्ड आपका 52 होता है। और उसमें कलर्स कितने होते हैं? कलर 2 ही कलर का होता है, या तो रेड होगा, माने रेड कलर का 26 कार्ड और ब्लैक कलर का 26 कार्ड। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि एक ब्लैक कार्ड जो है वो खो गया है ना, लॉस्ट। तो यानी हमारे पास जो कार्ड की संख्या बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा? 52 में 1 तो लॉस्ट हो गया, यानी हमारे पास जो है 51 कार्ड अब बचेगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो उनमें से एक कार्ड को हम पिक कर रहे हैं तो वो क्वीन होना चाहिए, और क्वीन जो है उसका शेप क्या होना चाहिए? वो हार्ट का क्वीन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस क्वेश्चन को भी आप प्रोबेबिलिटी का बनाए उसमें आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है ना। मतलब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है कि उस इवेंट का क्या होता है कि जो आपके फेवर में कितना है वो ऊपर में आपको लिखना रहता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो नीचे लिखना रहता है। और फेवरेबल मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ना। कहने का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो आपको स्टार्ट हो जाता है छोटे क्लासेस से, और इसका फॉर्मूला एक्चुअली आप लोगों को जो है 10th क्लास तक तो आपको नहीं है, 11 से आपको जो है इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। 10 में सिर्फ हमारा क्या है कि हमारा इवेंट जो है वो ऊपर में होता है, जो हमारे फेवर में होता है, और टोटल नंबर ऑफ जो है यानी सैंपल स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो नीचे होता है। तो क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पैक ऑफ कार्ड कितना होता है ना। टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड है ना इन अ पैक कितना होता है? 52 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है कि 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड हम लोग खो दिए। तो अब हमारे पास 52 में से एक कार्ड तो हमने खो दिया, तो बचा कितना? 51। अब हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना हमें, है ना। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि क्वीन ऑफ हार्ट है ना, क्वीन ऑफ हार्ट। तो क्वीन ऑफ हार्ट कहने का मतलब है आपको इस शेप का जो है, इस शेप का है ना, आपको क्वीन निकालना है। इस शेप का जो है वो क्वीन वाला कार्ड आपको निकालना है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्वीन वाला जो है वो हमारा कितना होगा? ये किस कलर में आता है? तो ये तो रेड कलर में आता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो हमारा शेप होता है वो किन किन तरह का रहता है ना, और किस किस कलर का रहता है। तो जब कार्ड का डिजाइनिंग की बात करें तो ये 4 डिजाइन का आपके पास रहता है ना। एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, ठीक है, एक आपके पास स्पेड होता है,
और एक क्लब होता है, ठीक है। तो क्लब थोड़ा कार्ड अगर उल्टा अगर हम बना दें तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्लब होता है, तो ये हमारा हार्ट है ना, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा डायमंड है, ये हमारा स्पेड है और ये हमारा क्लब है। मतलब ये इसलिए आपको डिटेल से बता दे रहे हैं कि आप जो है कोई इसको छोड़कर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर पाओ, है ना। तो ये सारे के सारे जो है 13 करके कार्ड होता है ना। हार्ट भी आपके पास 13 होता है, डायमंड भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। साथ में ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों कार्ड है, ये जो दोनों कार्ड है और एक इधर से दोनों जो कार्ड है, ये हमारा रेड कलर का होता है ना। ये हमारा कौन सा कलर का होता है, ये रेड का होता है। और ये दोनों कार्ड क्या होता है, ब्लैक होता है। तो आपको ब्लैक में से कोई एक कार्ड जो है लॉस हो गया है ना। अब हमारे पास टोटल कार्ड बचा कितना, 51। अब हमें क्वीन ऑफ हार्ट निकालना, तो एक कार्ड जो हम पिक करेंगे तो इसका जो है क्वीन होना चाहिए। तो इसका क्वीन तो हर एक 13 कार्ड में से क्वीन कितना होगा, एक ही होगा। हर कार्ड एक एक करके होता है। तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमारे फेवर में। मतलब फॉर्मूला होता है NE/NS, है ना। NE का मतलब है कि आपके पास वो इवेंट जिसके बारे में आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो आपके फेवर में कितना है, उसको ऊपर में लिखना है। और टोटल जो है आउटकम कितने होंगे। तो टोटल आउटकम अब हमारे पास एक कार्ड तो खो चुका है, यानी 51 तो हमारा टोटल कार्ड हो गया। और हमारे फेवर में जो है क्वीन ऑफ हार्ट कितना होगा, एक ही होगा। तो ये हो गया ऊपर में 1, यानी आंसर हो गया हमारा 1/51, है ना। तो इतना आपको आंसर लिखना था। ये आपको समझाने के लिए हमने यहां पर कर दिया, आपको सेव वगैरह बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम लोग कर लेंगे, और में दिया हुआ है तो एक एवेलुएट करना है। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी एंगल का जो है वैल्यू वो आपको पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन का जितना भी एंगल से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन अगर फर्स्ट वाले ए वाले का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन एक बार हम लोग यहां रिपीट कर लेते हैं, है 2√2 cos 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos का 30 डिग्री। तो बस खाली आपको इन सबों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो 2√2 वैल्यू लिख लिए, 45 cos 45 साइन 45 हो या cos 45 हो, है ना, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर आप उसको जो है एग्जाम में ऐसा हो कि अगर आप भूल चुके हो तो उसको जस्ट आप जो एक रफ जगह पर आप जो है उसको कैलकुलेट कर लें, है ना। जैसे आप पहले क्या करो कि पहले आप 0 से लेकर 4 तक जो है वैल्यू लिख लो, 1 2, है ना, 3 और 4, और सारे नंबर को जो है 4 से डिवाइड कर दो, है ना। जल्दी से आपको जो है अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना, उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। जैसे यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आया। यहां से 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 लिखो। एक बार फ्रेश से इसको लिख लो, है ना, 0/4 यानी इस 4 से डिवाइड करो तो ये 0 ही सॉल्यूशन देगा। ये 1/4 हो गया, इसका वैल्यू 1/2 कट करके आ गया ना, 2/4 था तो 1/2। ये आपके पास 3/4 आया और ये आपका 1 आया। और सारे पे आप इसके बाद क्या करो, रूट लगा दो आप, है ना। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इसको आप सॉल्व कर लो। अब 0 का रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हम लोग जो है काम कर रहे हैं, ये 0 डिग्री पर काम कर रहे हैं, ये 30 पर काम कर रहे हैं, ये 45 पर काम कर रहे हैं, ये 60 पर काम हो रहा है और ये 90 पर काम हो रहा है। ये ध्यान में आपको रखना है। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 हो गया। 1 का रूट तो 1 ही होता है, रूट 2 का एग्जैक्ट अगर कोई रूट निकलता है, परफेक्ट रूट निकलता है तो ही निकालना, नहीं तो रूट में रख देना आपको। फिर आपका रूट 3/4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का तो एग्जैक्ट रूट निकलेगा नहीं।
और 4 का कितना आ गया, 2 आ गया, 1 का 1 होता है। ये जो टेबल हमारा तैयार हुआ ये साइन के लिए तैयार हुआ ना, साइन थीटा के लिए। तो साइन यहां पर जो है थीटा, यानी ये 30 डिग्री 0 डिग्री के लिए हुआ, ये 30 के लिए हुआ, ये 60 के लिए हुआ, सॉरी 45 के लिए हुआ, है ना, ये 45 के लिए हुआ, ये 60 के लिए हुआ, और ये 90 के लिए हुआ। अगर इसी में अगर हम लोग बात करें कॉस का, है ना, तो कॉस का बात करें तो ये जस्ट रिवर्स है ना, चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया साइन के लिए, ये थोड़ा टेबल आपको हम बना दिए, ये साइन के लिए है ना। अब कॉस के लिए अगर हम बात करें तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका √3/2, ये 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। तो ये ध्यान रहे ये साइन के लिए था वैल्यू, है ना, ये साइन के लिए वैल्यू था, और ये जो वैल्यू है वो कॉस के लिए आया। फिर tan अगर आपको निकालना हो तो साइन बाई कॉस कर दीजिए, कॉसेक निकालो सबका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना। तो ये आप लोग जो है क्लास में भी किए होंगे, तो इसको जो है एक बार अगर आप मिस्टेक नहीं करना चाहते एग्जाम में तो इसको जरूर बना ले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप करने में, है ना। 45 का देखिए दोनों में वैल्यू सेम होता है, 1/√2 ही होता है, तो cos 45 1/√2। अब साइन 30 का वैल्यू आपको देखना हो तो 1/2 प्लस का साइन दे दीजिए, फिर 2√3। अब cos 30 का वैल्यू आपको देखना है तो हो गया हमारा √3/2, √3/2। अब यहां से देखो ये मल्टीप्लाई है ना, यहां से लेकर यहां तक ये मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म शो कर रहा है, और ये प्लस बीच में हो गया, फिर ये दूसरा है, तो इधर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इधर कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। यानी यहां से √2 से √2 कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां का उठा करके यहां कैंसिल कर दीजिए। बीच में प्लस माइनस का मतलब हो गया बाउंड्री, है ना, इस बाउंड्री के आप इस पार कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे आप कैंसिल कर सकते हो। यहां तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, देखिए साथ ही साथ यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहां बचा हुआ पार्ट क्या है, आई थिंक सारा कैंसिल हो गया, है ना, 2√2 कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा हुआ है, यहां से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 इंटू √3, 1 प्लस 3 यानी कितना आ गया 4। ये आपको पता होना चाहिए, √3 इंटू √3 3 होता है ना, ठीक है ना। दिक्कत है समझने में, बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है। तो √3 इंटू √3 कहने का मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 3, है ना, रूट एक ही रूट डाल दिए, दोनों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब √9 इसका तो 8 क्लास में पढ़े हो तो 3 आएगा बाहर, या फिर इसको क्या करो, रूट को एक्सपोनेंट और रेडिकल का हेल्प लेकर के भी बना सकते हैं। √9 को हम रूट को 1/2 लिखते हैं ना, तो 1/2, तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू 1/2, तो यहां से भी 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका, कहां कैंसिल कर दिए, 1 मिनट। 3 को हम लोग क्या 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो 3 आया। जैसा भी आप समझ लो, अगर √9 का 3 पता है तो भी ठीक, और नहीं तो ऐसे सॉल्व करके भी 3 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं ना, इसी को थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। टाइम इसमें हम जरूर ले रहे हैं ताकि बच्चे, उन बच्चों के लिए जो पेपर का तैयारी जो है कम समय में कर रहे हैं उसके लिए ये लाए हैं ना। चलिए बी वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बी वाला पोर्शन क्या है, इसमें ए का वैल्यू जो है वो 60 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमारा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आगे बच्चे जब आप क्लास 11 जाओगे ना तो ये एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ने को मिलेगा, है ना, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चलिए आज हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर दोनों एंगल दिया हुआ है ए और बी, तो एलएचएस वाले पार्ट में भी पुट करते हैं और आरएचएस वाले पार्ट में भी पुट करते हैं, देखते हैं वो दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहां पुट कीजिए, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, यहां पर आइए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो गया, फिर ए का वैल्यू आपके पास 60 है तो कॉस 60 डिग्री, और साइन बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर दीजिए।
अब ये हो गया साइन का 90 डिग्री। यहां देखो अब वैल्यू यहां पर आना शुरू हो गया, साइन 60 √3/2, तो इसका वैल्यू हो गया √3/2। cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। साइन cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 1/2। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन जितना वैल्यू 30 में होता है उतना ही cos 60 में होता है ना। आप साइन 90 का वैल्यू देखो, कैलकुलेशन में हम लोग क्या लाए हैं, 1 लाए हैं। ये हो गया इस साइड से एलएचएस वाले पार्ट में 1 आ चुका है। आरएचएस को सॉल्व करते हैं √3 × √3, फिर बीच में प्लस आ गया ना, तो बाउंड्री को उस साइड है, बाउंड्री के इस साइड आपको सॉल्व करना है ना। √3 3 हो गया और 2 × 2 4 हो गया, ऊपर में 1 × 1 1 हो गया और 2 × 2 4 हो गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहां पर एलएचएस पार्ट में तो 1 था ही, अब एलसीएम यहां पर 4 आया और 3 + 1 आया, तो हमारा 1 = 4/4, तो कैंसल आ गया, तो इधर भी 1 आ गया, यानी 1 = 1, है ना। तो वेरीफाई हो गया, LHS = RHS, है ना। इसमें कुछ नहीं था, बस टेबल में जो वैल्यू है उसको उठा करके पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीन क्वेश्चन और हैं। चलिए ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, काफी आसान सा पेपर आया था। इसका फिगर यहां है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए फिगर आपके सामने है, बुरा की ABCD आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और डायगोनल जो है BD, ये जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को जो है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा कर देता है ना। तो ये दो चीजें हमको जो है प्रूव करके देनी है। तो अगर फिगर आपको दिख रहा है तो ठीक, और नहीं तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर जो है बना ही लेते हैं, है ना। चलिए एक हमारा जो है ये लाइन है, एक हमारा ये लाइन है, एक थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइन को, यहां तक है, एक डायगोनल फिर बना देते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया। ये है A, B, C और D, ठीक है। ये सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अभी। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एंगल B और एंगल D जो है, ये जो है BD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हाफ हाफ कर दे रहा है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हाफ हाफ कर दे रहा है, यानी ये दोनों इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। तो बस ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे तो एंगल एंगल से तो सिमिलर हो ही जाएगा। तो पहला नंबर अगर क्वेश्चन बात करें कि हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBD, ये दिखाना हमें, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए हमारे पास जो है, अगर हम लोग लिखे यहां पर कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि BD इज बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, अगर इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर यहां नेमिंग कुछ दे दे हम लोग, है ना, नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो हमारा एंगल 1 बन गया एंगल 2 के बराबर, साथ ही साथ एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया। अगर बाइसेक्ट करा तो ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के अगर हम लोग काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD, तो यही दोनों कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना। ये दोनों हम लोग ऊपर में तो दिखा ही चुके हैं, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाई एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBD हो गया, ठीक है।
ये हमारा पहला नंबर का प्रूव हो गया। अब सेकेंड में हमें क्या बोला है, सेकेंड में हमको प्रूव करने के लिए बोला कि ए बी बीसी के इक्वल है, ए बी जो है बीसी का इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल हमारा यहां से सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें कि सिंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी डी, तो हमें पता होता है ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाता है हमको, तो हम ए बी का रेशियो सी बी मिलेगा और साथ ही साथ बी डी का रेशियो बी डी मिलेगा, है ना, बी डी का रेशियो बी डी मिलेगा। तो ये बी डी दोनों कैंसिल हो गया, तो इस साइड से ए बी सी बी इक्वल टू 1, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया ए बी इक्वल टू बी सी, हो गया, आंसर आ गया, है ना। ये सिमिलर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको मिलता है, तो ए बी का सी बी के साथ फिर बी डी का बी डी के साथ मिलेगा, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई कर दिए सी बी को 1 के साथ, तो ए बी इक्वल टू बी सी मिल गया। तो इस प्रकार जो है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एग्जाम में हमको लगता है इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन तो रहेगा ही, है ना। इरेशनल नंबर हमें शो करना है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये भी 2 मार्क्स का है। इसमें क्या दिया हुआ कि प्रूव करके हमको देना है कि 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। पहले से आपको बताया जा रहा है कि √3 इरेशनल है, तो सॉल्व करके आप मैंने प्रूव करके दिखाओ कि 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग काफी प्रैक्टिस किए होंगे आई थिंक, है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, लेट 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो इसे हम लोग रैशनल मान लेते हैं ना, जस्ट उसका उल्टा। तो लेट या एज्यूम 5 - 2√3 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर अगर हम लोग लेट कर लिए तो ये हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 - 2√3 जो है रैशनल किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q इक्वल टू नॉट 0 होता है। तो जो हम लोग रैशनल यहां पर हम लोग मान रहे हैं वो रैशनल थोड़ा स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में हम लोग लेते हैं। मतलब यहां पर p एंड q आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आप पी आर क्यू का HCF जब लोगे, HCF ऑफ पी क्यू, ये आपको हमेशा 1 देगा। मतलब ऐसे दो हम लोग इंटीजर ले रहे हैं पी और क्यू क्या इंटीजर्स है ना, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, है ना, या उससे ऊपर में पहले लिख दीजिए पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड HCF ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, यानी पी क्यू यहां पर और हम लिख दे रहे हैं ना, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। तो दो ऐसे इंटीजर्स हम लोग ले रहे हैं जिनका HCF अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमेशा 1 देगा, है ना। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो नंबर का जब HCF 1 देता है तो उन दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, इसलिए P और Q का आप को प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। तो अगर ये हमारा रैशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, और p/q के फॉर्म में तो हमें ध्यान रखना है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी हम जो भी नंबर यहां पर q पे रख रहे हैं वो नॉन जीरो नंबर वाला है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट में जो √3 हमारा दिया हुआ है ना, इस वाले पार्ट में हम √3 को एक साइड करने की कोशिश करेंगे, है ना, किसी इक्वल के एक पार्ट में रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहां पर हमारे पास है -2√3 को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो यहां पर 5 माइनस p/q इक्वल टू आ गया 2√3, है ना। अब अगर हम इसको एलसीएम अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 5q माइनस p/q इक्वल टू 2√3। फिर इसको सॉल्व अगर करते हैं √3 को
तो यहां पर देखते हैं कि 5q, अच्छा इसको हम लोग LHS पार्ट में रखते हैं ना, √3 को अगर हम लोग LHS पार्ट में रखें तो 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 5q माइनस p बाई 2q। तो आप ध्यान से देखो कि जो LHS वाला पार्ट है वो तो √3 है, यानी इरेशनल नंबर आ गया, और RHS वाला पार्ट आप देखो ध्यान से, क्योंकि p q जो भी है हमारा p और q जो है वो इंटीजर्स है ना, यानी एक इंटीजर जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और q भी हमारा इंटीजर है जो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर के फर्दर एक इंटीजर होगा, यानी इंटीजर्स जो है वो हमारा तो इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर मतलब होता है, देख लो यहां पर समझ लो कि रूट के अंदर में यहां पर प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, या नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रहे, है ना, कि रूट के अंदर में हमारा प्राइम नंबर के फॉर्म में रहे लेकिन नॉन नेगेटिव नंबर रहे। अब देखो इतना बात बच्चे, अब क्वेश्चन में क्या करो, सॉल्व कर लो। उसके बाद जो है इसमें आप लिखने की कोशिश करो कि 5q है ना, फिर हमारा p एंड 2q, ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे लिए, रैशनल हुए ना, मतलब इंटीजर्स है। पहले तो इसको लिखो कि इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स, ठीक है। अब ये कंप्लीट, कौन सा कंप्लीट, 5q माइनस p आर ऑल्सो इंटीजर्स एंड 2q इज इंटीजर, है ना, यानी, है ना, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि 5q माइनस p बाई 2q इज रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि ऊपर में भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर बाई इंटीजर हमारे लिए क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बट √3 इज इरेशनल नंबर, है ना, जो √3 हमारा इस साइड वो इरेशनल नंबर है। तो हमने एक तरफ LHS वाला पार्ट जो है, LHS वाला पार्ट और RHS वाले पार्ट में ध्यान से देखो, LHS वाला पार्ट में इरेशनल आया और RHS वाले पार्ट में हमारा क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि एक साइड में हमारा इरेशनल एक साइड में हमारा रैशनल हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो मानना है, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, है ना, तो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, जगह नहीं है, है ना, सो डायरेक्ट यहां पर लिख देना, हमें क्या लिख देना है कि 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल नंबर, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, है ना, जगह बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, देयरफॉर यहां पर लिख देना कि 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल नंबर, नंबर, ठीक है, हिंस प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है हमने क्या कहा, है ना, तो 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह करके अगर आप पेपर में लिखते हो तो आई थिंक पूरा पेपर में आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन एक बनाओ या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, सब इसी पैटर्न पे आपको बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी वाला पार्ट का। ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और जितना क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, भले ये सेम टू सेम ना हो लेकिन टाइप वाले क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन सी वाला पार्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की ओर। तो बच्चे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपको जो है ना बहुत अच्छा से जानकारी होना चाहिए, है ना। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर दे दिया और बोला कि कंपोजिट है कि नहीं, तो समझ लो कि उसका आप सिंपल से एलसीएम निकाल लो। अगर कुछ ना समझ में आए तो एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करो,
कि देखो उसका फैक्टर जो है वो सारे नंबर जो है प्राइम नंबर के फॉर्म में है या नहीं, है ना। तो फैक्टर अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में है और साथ ही साथ ये देखना है कि 2 से ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए। यानी कंपोजिट जो नंबर होता है, कंपोजिट नंबर जो है ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, है ना। और मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होगा 2 से ज्यादा प्राइम नंबर में बढ़ जाना चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर होने से ही हो जाएगा। अगर आपका 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट होगा ही होगा, चाहे जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्राइम ही हो, है ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर, तो पहला जो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है वो 4 से होता है ना। 4 को जब आप ब्रेक करोगे, देखो ये 1 से भी ब्रेक होगा, 2 से भी ब्रेक होगा और 4 से भी ब्रेक होगा। तो इसका 4 को हम लोग देख सकते हैं, ये इसका इतना सारा फैक्टर है ना, इतना सारा इसका टुकड़ा है। तो ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर होगा। पहला कंपोजिट नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, यहां पर है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 30 3 इंटू 11। तो बच्चे इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि यहां अगर प्लस है तो इसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहां पर आप देखो कि 11 को अगर हम कॉमन कर ले तो क्या होगा, 5 इंटू 17 प्लस का 3, है ना। तो यहां से देखो कि 11 तो हमारा मिल गया, एक टुकड़ा तो 11 मिल गया, प्राइम नंबर, इसका तो और टुकड़ा करेंगे नहीं हम लोग। अच्छा 11 में 2 टुकड़ा है, 1 और 11, है ना। हमेशा एक नंबर जो है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर के रूप में तो 11 है ही है, और इसमें तो प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ केवल 2 ही टुकड़ा होगा तो वो प्राइम हो जाएगा। तो 11 में तो 2 टुकड़ा मिल गया, बाकी ये बचा हुआ पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, तीसरा टुकड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हो गया आपके पास 85, है ना, और प्लस का 3। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 88। तो आप देख सकते हो कि ये 3 टुकड़ा हो गया। अब अगर ध्यान में रहे तो 1 इंटू 11 इंटू 88 ऐसे समझ लो। इसका भी आप चाहो तो टुकड़ा कर लो, लेकिन 3 टुकड़ा तो आपका ऐसे ही हो गया। तो उसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है ना, विच इज कंपोजिट नंबर। आप चाहो तो 88 को भी और ब्रेक कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, ये अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, कंप्लीट एक नंबर बना ले, तो 88 इंटू 11, तो 11 तो ऑलरेडी है, बस खाली 88 का अगर आप एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 11 से ही दे देते हैं तो ये 8 टाइम्स में ब्रेक होगा, फिर 2 से देंगे तो ये आपके पास 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी हम इसको टोटल क्या लिख सकते थे, 1 तो चाहो तो लिखना है तो लिखिए 11। इसका भी अगर हम ब्रेक करें तो 11 इंटू, सारे मल्टीप्लाई में आ गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर है। और कितना फैक्टर हो गया, है ना, 1 2, मैंने ये भी एक ही नंबर मान ले। अगर इसको भी अगर 2 का ही फैक्टर माने, मतलब कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा टुकड़ा आपको नजर आना चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आप यहीं पर हमने आपको शो करके दिखा दिया कि यहां पर 3 टुकड़ा हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो इस प्रकार बच्चे जो है सेक्शन बी वाला पार्ट जो है हम टाइम लेकर के आपको बताए, है ना, स्लो मोशन में ही बता रहे हैं, ताकि जो है आप चीजों को जब हम बोल रहे हो तो आप उनको सोचने का आपके पास टाइम हो जाए, है ना, टाइम मिले और आप सोच पाओ। फिर हम लोग इसका जो है जल्द ही जो है सेक्शन सी वाला पार्ट लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो है 10 मार्च से पहले एक फुल वीडियो लाएं, जिसमें कुछ हमारी तरफ से जो है क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि कोशिश करेंगे कि वो एग्जाम में आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, है ना। चलिए तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।